नमस्कार, विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं। शाम के 6 बज चुके हैं। आपके शहर में जाकर आपके रिपोर्टर से हर खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चलेंगे रीवा से बड़ी खबर है, जहां खुले बोरवेल में 6 साल का मासूम बच्चा गिरा है। 60 फीट गहरे बोरवेल में यह बच्चा गिरा है। मौके पर रेस्क्यू दल पहुंच गया है। बचाव कार्य जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज में। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जनेह थाना इलाके के मनिका गांव में यह हादसा हुआ है। उदित मिश्रा एसडीओपी ने जानकारी साझा की है। तमाम ये बोरवेल वही बोरवेल है जिसमें बच्चा गिरा है, मासूम गिरा है। जेसीबी लग गई है, ताबड़तोड़ तरीके से खुदाई चल रही है और बच्चे को निकालने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा। तो देखिए ये तस्वीरें हैं और इस पर जानकारी साझा की है उदित मिश्रा एसडीओपी ने, जरा वो भी सुन लीजिए। मिली कि मनिका गांव में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया है। तत्काल सभी को सूचित किया गया। एसडीएम साहब, सीओ साहब, तहसीलदार सभी लोग मौके पे हैं और तत्काल मैं यहाँ पर पहुँचा। थाना प्रभारी वगैरह पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। गांव के सभी लोगों का सहयोग लेते हुए एनडीआरएफ रीवा की टीम को भी सूचित किया गया है। बीएमओ के द्वारा ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ बच्चे को बचाने के पूरी सफल प्रयास कर रहे हैं और उसके पैरेलल हम एक निकाल रहे हैं कि उससे कैसे बच्चे तक पहुंचा जा सके। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चे को बचाएं। तो बोरवेल में यह मासूम गिर गया है। 14 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में अनुपयोगी और खुले नलकूप, बोरवेल, ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोके जाने के संबंध में आदेश भी जारी किया था और आदेश के बाद भी कहीं ना कहीं खुले में बोरवेल रहे आए और ये बच्चा गिर गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हो गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही तमाम चीजें पहुंच गई हैं। बच्चे को बचाने की हर कोशिश की जा रही है। अंचल शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंचल, क्या अपडेट है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? देखिए नितेश, ये दुर्भाग्यजनक घटना है और लगातार मध्य प्रदेश में ही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है, इस पर जरूर सवाल खड़े करना चाहिए। और विस्तार न्यूज पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पर सवाल खड़े भी करता है कि आखिर बार बार मध्य प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं क्यों दोहराई जा रही हैं, क्यों ऐसी लापरवाही बरती जा रही है जिसमें कई मासूमों ने अपनी जान दे दी। और आज फिर एक बार मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए त्योथर विधानसभा और जनेह थाना से लगे मनिका गांव में इस तरीके की घटना हुई है। 5 साल का मासूम मयंक जो है अपने साथियों के साथ खेलते हुए उसमें गिर गया। घटना की जानकारी लगने के बाद वहां पर तमाम रेस्क्यू टीम पहुंची है, प्रशासन के लोग पहुंचे हैं। उसको बचाने के लिए 4-5 जेसीबी, ऑक्सीजन सिलेंडर, डॉक्टर, सारी टीमें पहुंची हैं। कई जगह पर लोग मंदिरों में भी जाके और उसकी सुरक्षा की कामना कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके की घटना प्रशासन और सरकार के बार बार सख्त आदेश देने के बाद भी कि बोरवेल के गड्ढे बंद किए जाए, तोपे जाए, उन्हें भरा जाए, इस तरीके से खुले में ना रखा जाए। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरीके से टीवी स्क्रीन पे जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो साफ तौर पर लापरवाही की ओर इशारा कर रही है। और इस लापरवाही की भेंट चढ़ा है मयंक, जो कहीं ना कहीं सवालिया निशान है पूरे सिस्टम पर। और ये घटनाएं मध्य प्रदेश में लगातार देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, तो इसके लिए कुछ ना कुछ स्पष्ट रूप से करना होगा। और बिल्कुल अंचल एसडीआरएफ रीवा के भी पहुंचने की जानकारी समझ में आई है। अधिकारी ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम पहुंच रही है। क्या एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई? तमाम स्वास्थ्य विभाग का अमला पहुंच गया है? कितने फीट में बच्चा फंसा हुआ है? नितेश, ये 60 फीट का गहरा गड्ढा बताया जा रहा है और अभी रेस्क्यू चालू ही हुआ है। सारी टीमें वहां पर पहुंच रही हैं, चिकित्सक भी पहुंच गए हैं और साथ में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है और वहां स्थानीय लोगों का मजमा लग गया है। ये तो होता ही है जब भी कहीं इस तरीके की कोई घटना घटती है। और आप देखिए टीवी स्क्रीन पे जो शॉट दिखाई दे रहे हैं वो पर्याप्त इतना चौड़ा गड्ढा है। वो ये कह सकते हैं आप कि वो मौत का गड्ढा है, मौत का बोरवेल का गड्ढा है वो, जिसमें वो मयंक गिरा है। और अभी तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं और यही ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं, जिस मयंक के माँ बाप की हालत खराब है, उसके परिजनों की हालत खराब है, रो रो के उनका बुरा हाल है। लेकिन अभी तो हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि ईश्वर उसे सकुशल बाहर निकाले और उसके लिए तमाम रेस्क्यू टीम लगी भी हुई है। लेकिन ये लापरवाही बार बार बिल्कुल अंचल दिसंबर 2022 बैतूल, फरवरी 2023 छतरपुर, मार्च 2023 विदिशा, 3 अप्रैल 2023 रायसेन, 6 मई 2023 बैतूल, 6 जून 2023 सीहोर और आज 14 तारीख को यह रीवा में हो गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आदेश के बाद भी, मुख्यमंत्री आदेश के बाद भी गड्ढों को नहीं देखा जा रहा है। उनके संदर्भ में कहां से बोर हो जा रहे हैं, कहां से ऐसी चीजें हो जा रही हैं, कुछ भी नहीं देखा जा रहा है अंचल।
देखिए, गर्मी का सीजन जैसे ही आता है और गर्मियों में किसी भी तरीके के निर्माण कार्य बंद करा दिए जाते हैं, कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं और इसके अलावा ही नए बोरवेल ना हो इसके लिए भी गाइडलाइन जारी की जाती है। और गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है और जिस तरीके से बोरवेल दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी हाल ही में यह बोरवेल किया गया था और उसे खुला और नंगा छोड़ा गया और उसी की वजह से आज ये मासूम जो मयंक है उसमें 60 फीट गहरे गड्ढे में जाकर फंसा हुआ है और जिसके सकुशल बाहर निकलने की। अंचल, आप रीवा में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, रीवा में अभी किसी अधिकारी से बात हुई? क्या अनुमान लगाया जा रहा है कितने समय में बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा? अगर कोई अपडेट हो तो अंचल। देखिए नितेश, अभी तो प्रशासनिक अधिकारियों की पहली प्राथमिकता यह है कि वो मौके पर पहुंचे, क्योंकि रीवा का जो जिला या संभागीय मुख्यालय है वो लगभग वहां से 80 किलोमीटर दूरी पर है और जैसे ही इस घटना की जानकारी लगी तो पहले तो मौके पर स्थानीय जो प्रशासनिक और सरकारी मशीनरी वहां पर उपलब्ध थी वो वहां पर पहुंची है। लेकिन जिला मुख्यालय से निश्चित रूप से कलेक्टर, एसपी समेत अन्य जिम्मेदार लोग वहां से रवाना हो गए होंगे घटनास्थल के लिए और सबसे पहली प्राथमिकता अभी उनका जो पूरा फोकस होगा वो इसी बात पर होगा कि कितना जल्दी मयंक को उस गड्ढे से निकाल लिया जा सकुशल। और इसलिए अभी उनसे बात तो नहीं हो पाई है, लेकिन मौके पर जो अधिकारी मौजूद थे उन लोगों से जरूर बात हुई। मौके पर अधिकारी पहुंच रहे और लगातार आपने नजर भी बनाए हुए। अंचल, अगर मिट्टी की बात की जाए, सॉइल, किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां की मिट्टी महत्वपूर्ण घटक होती है। उस क्षेत्र को जब आप देखते हैं तो वहां की मिट्टी क्या है, पथरीली है, कैसी मिट्टी है वहां पर, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन का अनुमान लगाया जाए कि कैसे हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन? नहीं, वो जगह जो दिखाई दे रही है और जो अभी जानकारी मिली है वो तो निश्चित रूप से हार्ड सॉइल नहीं है वहां पे और अभी काम तो तेजी से चल रहा है और ऐसी स्थिति में पहुंच भी रही है और रेस्क्यू टीम जो वहां पर पहुंची हुई है, प्रशासन के लोग, और लगातार उसको गाइड किया जा रहा है कि किस तरीके से, क्योंकि इस बात का अंदाजा नहीं है कि एग्जैक्ट वो कितने फिट पे है, लेकिन अभी ऑक्सीजन उसको भेजा गया है और अभी निश्चित रूप से कैमरा भी वहां तक पहुंचाया जाएगा जिससे वास्तविक यथास्थिति पता चलेगी कि मयंक की अभी स्थिति क्या है। और घटना की जानकारी निश्चित रूप से तुरंत ही नहीं हुई होगी क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। बिल्कुल अंचल, कैमरा पहुंचाया नहीं जाएगा, कैमरा पहुंच रहा। भारत सूरज हमारे सहयोगी ऑन द रूट है और भारत सूरज को जुड़ गए हमारे साथ। भारत, क्या अपडेट है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? हम निकल चुके हैं, इस वक्त आपको बता रहे हैं विस्तार न्यूज की टीम निकल चुकी है घटनास्थल पर। जब तक कि हम लोग पूरे घटना के बारे में नहीं जान लेते, आप राजा राम जी पहले आप दिखाइए कि हम लोग जैसे खबर मिली है विस्तार न्यूज की टीम निकल गई है घटनास्थल के लिए। हम लोग निकल गए, जब तक कि जान नहीं बच जाती उस मासूम बच्चे की, आप समझ लीजिए नितेश, विस्तार न्यूज की टीम घटनास्थल से हिलने वाली नहीं है। हमें जैसे ही मालूम हुआ कि खुले बोरवेल में एक आदिवासी बच्चा गिर गया है, सिस्टम की लापरवाही से फिर एक बच्चे की जान पर आफत आ गई है, विस्तार न्यूज की टीम तुरंत निकल गई सिस्टम से सवाल करने के लिए, तुरंत निकल गई वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका जायजा लेने के लिए। और बहुत जल्द नितेश हम लोग बिल्कुल भारत, अभी प्राथमिक तौर पर आपके पास क्या अपडेट है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? भारत, वो भी जरा साझा करिए दर्शकों के साथ। जल्दी से जल्दी घटनास्थल पर पहुंचे और हर एक जानकारी सबसे पहले दर्शक को पहुंचाएं, बताएं कि क्या कुछ हुआ है, तैयारियां क्या कुछ चल रही है। और कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि लगातार वहां से हम खबरों को पहुंचाएं, रिपोर्ट करें, सिस्टम से सवाल करें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस बच्चे की जान बचे। ये मध्य प्रदेश भी आशा कर रहा है, उम्मीद कर रहा है और विस्तार न्यूज की टीम भी उसी आशा के साथ, उसी तत्परता के साथ हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। भारत, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट्स आपके पास आई हैं, जरा वो भी बताइए। जी, अभी तक जो हमारे पास जानकारी आ रही है वहां पर प्रशासन की टीम पहुंच गई है, एसडीपीओ पहुंच गए हैं, जायजा लिया जा रहा है। अब ऑप्शंस देखे जा रहे हैं, क्या रस्सी के सहारे उनको निकाला, उस बच्चे को निकाला जा सकता है कि नहीं, या फिर बगल में एक और जो है बोरवेल खोदने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि देखिए वो बोरवेल जो है वो बहुत छोटा है, सकरा सा वो जगह है और बहुत नीचे तक जो है वो बच्चा उसमें सबसे नीचे है। अब अभी तक संपर्क क्या कितना हो पाया बच्चे से, इसके बारे में हमें बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है। जो सिस्टम है, प्रशासन है, वो तो यही कह रहा है कि बच्चा सुरक्षित है, बहुत जल्दी उसको निकाल लिया जाएगा। लेकिन हम घटनास्थल पर पहुंचेंगे। अंचल मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंचल, हमारे विस्तार न्यूज के पास एक आदेश है जिसे लोक स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया था, यांत्रिकी विभाग ने 14 दिसंबर 2023 को। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली के द्वारा जारी गाइडलाइंस के परिपालन के संदर्भ में कलेक्टर अपडेट करेंगे। जहां भी बोर होगा, जहां बोर की खुदाई होगी, उन्हीं सब चीजों की मॉनिटरिंग की जाएगी, जायजा लिया जाएगा और अनुपयोगी नलकूपों को जो ये बोर है इन्हें ढक दिया जाएगा। लेकिन धज्जियां उड़ रही हैं, नियमों की अवहेलना हो रही है, कुछ नहीं हो रहा और ये बच्चा मासूम चला गया बोर के अंदर। नितेश, विडंबना ही यही है, सिस्टम की लापरवाही इसे ही कहते हैं। और यही विडंबना है कि जब कोई घटना घटती है तो उस समय प्रशासन बहुत सख्ती दिखाता है। आप देखिए, चाहे वो परिवहन विभाग से संबंधित कोई घटना हो, चाहे बस एक्सीडेंट हो, या इस तरीके की जब घटनाएं घटती हैं तब नियम कानून और तमाम तरीके की गाइडलाइन जारी की जाती हैं और उसी समय हड़कंप मचता है। लेकिन इसके बाद इस पर सख्ती नहीं बरती जाती। प्रशासन इस पर लापरवाही क्यों करता है या इसको क्यों भूल जाता है और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो जाती है। और यही वजह है कि आज मयंक एक बार फिर से इसकी परवान चढ़ा हुआ है और वो फंसा हुआ है, जान जोखिम में है 60 फीट गहरे गड्ढे में। लेकिन प्रशासन को उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी, मध्य प्रदेश शासन के आदेश के बाद भी बने रहिए। अंचल मैं आपके पास एक बार फिर से आता हूं, लेकिन भारत अपडेट दें। भारत कहां तक है, कितनी दूरी पर है आप? भारत से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। भारत, अगर आवाज आ पा रही हो तो आप कहां हैं? जहां विस्तार न्यूज, जहां खबर वहां विस्तार न्यूज पहुंचता है। और देख लीजिए, भारत सूरज लगातार कवरेज करने के लिए पहुंच रहे हैं और तुरंत मौके से पहुंचकर पल पल की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। अंचल लगातार इस घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए हैं। अंचल हमारे साथ जुड़े। अंचल, कंटिन्यू करें अपनी बात को। तो मैं ये कह रहा था नितेश कि जब भी कोई इस तरीके की घटना घटती है तभी प्रशासन जागता है और उन नियमों का हवाला दिया जाता है, उन आदेशों का हवाला दिया जाता है कि दोबारा इस तरीके की घटना ना हो। लेकिन घटना दोबारा ना हो इसके लिए शासन प्रशासन किसी तरीके की कोई लगातार ऐसी गाइडलाइन या प्रयास नहीं करता है और यही वजह है कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं। अभी आपने दर्शकों को हमारे बताया किस तरीके से मध्य प्रदेश में डेट बाय डेट इस तरीके की घटना हुई और इसके बावजूद भी हम इससे सबक नहीं ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से सवालिया निशान है कहीं ना कहीं सिस्टम पर, प्रशासन पर और उन जिम्मेदारों पर जिनके कंधे पर। अंचल एक चीज और, मयंक आदिवासी वर्ग से आता है और सरकार लगातार आदिवासी वर्गों के उत्थान की बात करती है। तो क्या मान लिया जाए प्रशासन इस तरह की लापरवाही कर रहा है? जो वर्ग पीछे है, वंचित है, शोषित है, उस वर्ग को उठाने के लिए एक तरफ सरकार कदम उठा रही, लेकिन अधिकारी पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इसकी गरीबी इसका दोष है, मजबूरी इसका दोष है? अंचल, देखिए, कई बार क्या होता है, प्रशासन की निश्चित रूप से जिम्मेदार इसके लिए प्रशासन ही होना चाहिए और है भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ग्रामीण इलाकों में सुदूर जो क्षेत्र है वहां पर लोग बोरवेल कराते हैं और उसकी ना तो अनुमति लेते हैं और ना तो उसकी जानकारी जिला प्रशासन को देते हैं। और ऐसे में जिला प्रशासन को जानकारी नहीं होती है कि कहां पर बोरिंग मशीन गई है। अंचल, रोकना चाहूंगा, भारत कितना दूर पहुंच गए हैं आप? कितने मिनट और घटनास्थल पर पहुंचने के लिए? कोई अपडेट भारत? नितेश जैसे ही हमें खबर मिली हम निकल गए। आप दिखाइए राजाराम जी, हम बस सड़क शहर को छोड़कर अभी निकलने ही वाले हैं। आप समझिए आधे घंटे, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट और तमाम जानकारियां जो है सबसे पहले विस्तार न्यूज पर दिखाई जाएगी। क्योंकि हमने संकल्प लिया है नितेश, विस्तार न्यूज ने संकल्प लिया है कि जब तक मयंक सुरक्षित बोरवेल से बाहर नहीं निकल जाता हम डटे रहेंगे। विस्तार न्यूज डटे रहेगा। हम खबरों की तह तक जाने वाले लोग हैं। हम खबर के पीछे जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, खबर के पीछे की जो चित्कार है, पुकार है, हम उसको भी दिखाते हैं। बस 20 मिनट, समझिए 20 से 25 मिनट नितेश। ठीक है भारत, बिल्कुल। तब तक हम खबर में बने हुए हैं। अंचल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंचल, एक बार फिर से आ जाते हैं और एक चीज और दर्शकों को बता दें कि जहां खबर वहां विस्तार न्यूज अपनी पहुंचने की आपको गारंटी देता है। यूं ही नहीं हम आए हैं तो हमारा एक मात्र मकसद है आपकी आवाज पहुंचाना। अंचल वही बात कर रहे थे कि आदिवासी वर्ग से है, जिस वर्ग को बढ़ाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन गरीब है, मजलूम है, तो प्रशासन इनके लिए कोई कदम नहीं उठाती। अमूमन यह देखा जाता है। फिर वही ऐसी घटना दिखाई दी। नितेश, इसके लिए जितना प्रशासन जिम्मेदार है, जितनी सरकार जिम्मेदार है, उतने जिम्मेदार आम नागरिक हम और आप भी हैं।
अगर देखा जाए तो सुदूरवर्ती जो क्षेत्र हैं वहां पर लोग बोरवेल कराते हैं, उसकी जानकारी जिला प्रशासन को नहीं देते। जिला प्रशासन को बाकायदा इसकी अनुमति ली जाती है, वो भी अनुमति नहीं ली जाती है। बोरिंग मशीन से डायरेक्ट संपर्क करके और लोग बोरवेल करा लेते हैं, लेकिन उसके क्या बाइलाज है, क्या नियम है, किस तरीके से उसको ढका जाता है, बंद किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है ताकि इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। और वही हम और आप ही लोग हैं जो सामान्य ग्रामीण या सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं हो पाती। तो जहां एक तरफ प्रशासन दोषी है तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम और आप भी हैं। मयंक जैसे और भी ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके की इस तरीके की जब भी घटनाएं हुई हैं तो वो जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि लगातार देख रहे हैं। का भी दायित्व है कि आपकी चप्पे चप्पे पर नजर हो। अगर किसी को आदेश के बारे में जानकारी नहीं तो प्रशासन ही आदेश पहुंचाएगा कि ऐसा करना है। विधि नियम अधिनियम सब कुछ प्रशासन की दायित्व बनता है कि जानकारी पहुंचाए। अंचल भारत, मैं दोनों के पास आऊंगा। आगे और खबरें हैं उनका रुख कर लेते हैं। दर्शकों को हर जगह की खबर बतानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े और पल पल की अपडेट इस मामले पर साझा की। बिना किसी देरी के चलेंगे रायपुर, जहां से बड़ी खबर है। शराब घोटाले को लेकर आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्रेकिंग न्यूज, आरोपी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह की रिमांड बढ़ गई है। आरोपी अरुण त्रिपाठी की भी रिमांड मंजूर हो गई है। 18 अप्रैल तक तीनों आरोपियों की रिमांड मंजूर हुई है। एसीबी ईओडब्ल्यू ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बैक टू बैक एक और ब्रेकिंग दिखाएंगे, जहां शराब घोटाले में एक्शन मोड पर एसीबी और ईओडब्ल्यू है। ढेबर परिवार के घर एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है और अनवर ढेबर के होटल वेलिंगटन कोर्ट में भी ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है। रायपुर के आधा दर्जन ठिकानों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम कार्रवाई कर रही है। गुरुवार को ईओडब्ल्यू की 12 टीमों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। विस्तार न्यूज ने आपको विस्तार से बताया था। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर जहां भी कार्रवाई हुई थी वहां विस्तार न्यूज पहुंचा था। सहयोगी अनमोल जुड़ गए हमारे, सीधा ग्राउंड जीरो से अनमोल का रुख करेंगे। रोहित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से, सीधा उनका रुख करेंगे और आपको पल पल की अपडेट बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। तब तक आप बड़ी खबर देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। शराब घोटाले को लेकर आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अनवर ढेबर और अरविंद सिंह की रिमांड बढ़ गई है। आरोपी अरुण त्रिपाठी को भी रिमांड मंजूर दे दी गई है। रोहित हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। रोहित, जानकारी दे दीजिए, क्या कुछ अपडेट चल रही है। फिर मैं अनमोल का रुख करना चाहूंगा। पहले बात कर दीजिए कि शराब घोटाले को लेकर जो आरोपियों की मुश्किल बढ़ी है उसकी। बिल्कुल, देखिए नितेश, लगातार आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और एसीबी ईओडब्ल्यू अपने जांच के दायरे को भी जो लगातार है आगे बढ़ा रहा है और चौतरफा जो है वो शराब घोटालियों के आरोपियों के यहाँ पहुंच रहा है। पहले तो बात करें तो कल कुल प्रदेश भर के 21 ठिकानों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने छापा मारा था। छापा मारने के साथ पे कई जो पेन ड्राइव है, इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है एसीबी ईओडब्ल्यू लेकर गई थी, जिसके बाद आज अनवर ढेबर, अरविंद त्रिपाठी, इसके अलावा जो एपी त्रिपाठी कीजिएगा जो है वो तमाम अनमोल कुछ आप दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बताइए अनमोल। देखिए, बिल्कुल जैसा हमारे सहयोगी रोहित बता रहे थे कि अनवर ढेबर हो गए, चाहे एपी त्रिपाठी हो गए, चाहे अरविंद सिंह हो गए, तीनों आरोपियों का जो है रिमांड बढ़ चुका है 18 अप्रैल तक। और मैं अभी जहां खड़ा हूं ये एजाज ढेबर मेयर रायपुर का घर है और सुबह का वक्त था जब 6 बजे जो एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम है वो यहां पर पहुंची थी। आपको एक बार घर दिखा देता हूं, ये वही घर है। देखिए नितेश, मैं वहीं खड़ा हूं जहां पर सुबह में जो अपना एसीबी है और ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची थी। देखिए यहाँ पर आप बोर्ड पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है एजाज ढेबर मेयर रायपुर। हम आपको बता रहे हैं कि एजाज ढेबर जो मेयर है रायपुर के, इन्हीं के भाई है अनवर ढेबर, जिनके ऊपर जो है लगातार ईओडब्ल्यू की ओर से कार्रवाई की जा रही है। और आप अगर नितेश ये घर देखेंगे तो बहुत ही आलीशान घर है। के पास जा रहा हूं अनमोल, आपके पास आऊंगा, लेकिन रुकते हैं थोड़ा दूर से दिखाइए अनमोल, दूर से बताइए और कहां पर आप खड़े हैं, क्या मौके पर चल रहा है, जरा ये भी दिखाइए अनमोल। थोड़ा दूर से मैं अपने सहयोगी को बोलता हूं कि थोड़ा सा दूर से दिखाए। देखिए, हम लोग अभी बैरन बाजार इलाका में है। ये राजधानी रायपुर का बहुत चर्चित इलाका है क्योंकि मेयर एजाज ढेबर जो है वो इस इलाके में रहते हैं। आप देखिए कि ये कितना बड़ा बंगला है जहां मेयर का निवास है, ये निज निवास है। यहाँ पर सिर्फ मेयर ही नहीं बल्कि उनके साथ जो उनके भाई हैं अख्तर ढेबर और जुनेद ढेबर, उनके ऊपर भी जो है छापा पड़ा है। और ये वही घर है नितेश, ये वही घर है जहां सुबह से अधिकारियों का तांता घर है जहां पर छापा चल रहा है। रोहित के पास जाऊंगा।
आलीशान होटल के सामने खड़े हैं जहां पर ईओडब्ल्यू की टीम घुसी हुई है। जरा दूर से दिखाइएगा रोहित और फिर अपनी बातचीत को कंटिन्यू करिएगा। बिल्कुल नितेश, देखिए ये वो आलीशान होटल है और होटल की तस्वीर में पूरा आपको दिखाता हूं। चकाचौंध के भरपूर इंतजाम जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 3 मंजिला ये होटल है और होटल किसी लग्जरी ठिकाने से कम नहीं है। और ये तस्वीर देखिए, आपकी उसी होटल पे मौजूद हूँ। ईओडब्ल्यू की टीम तड़के 6 बजे यहाँ पहुंची थी और पहुंचने के बाद में अब भी शाम 4 बजे यहाँ से टीम निकली है और टीम निकलने के साथ में यहाँ पर लगभग 10 से 12 घंटे तक की तफ्तीश की गई। तफ्तीश करने के बाद देखिए होटल दिखाइए एक बार फिर से कि ये देखिए तमाम होटल है और यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पे करोड़ों रुपए के झूमर तक लगाए गए हैं और झूमर लगाने के साथ में तमाम तरीके के जो लग्जरियस चीजें हैं वो यहाँ पर जो है वो उपलब्ध है। देखिए फिर से कोशिश करेंगे जाने का, लेकिन ये लगातार मना रहे हैं। एक बार मैंने कोशिश कर चुका है, मत जाइए, लेकिन आपका वहां पहुंचना ही ये दिखाता है कि विस्तार न्यूज, चाहे वो घोटाले से जुड़ी कोई खबर हो, बनाए गए आलीशान होटल हो या फिर घर हो, हर जगह हम पहुंचते हैं और जनता जनार्दन की आवाज विस्तार न्यूज विस्तार से दिखाता है। अनमोल क्या कह रहे हैं, बोलिए अनमोल। नितेश, मैं ये बोल रहा था कि जानकारी ये मिली है कि जो लगातार ईओडब्ल्यू और एसीबी के द्वारा पूछताछ किया जा रहा है अनवर ढेबर के से, और चाहे जो और भी एपी त्रिपाठी हैं, तो अनवर ढेबर जो है कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। वो लगातार ये बोल रहे हैं कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। जो शराब घोटाला, बहुचर्चित शराब घोटाले का जिक्र हुआ जो कांग्रेस सरकार में हुआ है, 2000 के करीब आरोप लगे हैं इस घोटाले में, तो वो लगातार जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी के सामने कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं, लगातार जो है टाल मटोल कर रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार एसीबी और ईओडब्ल्यू के द्वारा जो है उनके अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। उसमें से देखिए एक ठिकाना मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेयर एजाज ढेबर का घर है जो बहुत ही बहुचर्चित। अनमोल, रोहित, आप दोनों डटे रहिए, बने रहिए। विस्तार न्यूज के दर्शकों के लिए हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। अभी के लिए शुक्रिया करके जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगी आपके पास फिर जुड़ेंगे। 12 लोगों की जान गई। विस्तार न्यूज ने दिन रात एक कर दिया। हम पहुंचे, हर जगह चप्पे चप्पे पर खबर दिखाई और प्रशासन ने जो कुछ किया उसे भी दिखाया और हमारी खबर का असर हुआ है। विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दुर्ग में हुए बस हादसे में 12 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद प्रशासन जागा है। विस्तार न्यूज के पहुंचने के बाद प्रशासन जागा है और अब पुल के दोनों ओर पोल लगाए गए हैं। विस्तार न्यूज ने पल पल की अपडेट आपको दिखाई थी। हम लगातार इस खबर को लेकर प्रशासन जो भी लापरवाही कर रहा था उसे भी आपको दिखा रहे थे। ये 9 अप्रैल की तस्वीर देख लीजिए और आज की तस्वीर, ये 2 तस्वीर है, ये बदला है। वहां पर दोनों ही साइड पर फेंसिंग की गई है, इसके साथ ही पोल लगाए गए हैं ताकि दिखाई दे कि जो भी वाहन वहां से गुजरे देख कर निकल सके। दुर्ग से दिलीप हमारे सहयोगी सीधा जुड़ गए हैं। दिलीप, 9 अप्रैल की तस्वीर और आज की तस्वीर बदली सी दिखाई दे रही है, लेकिन एक सवाल कि क्या ये इंतजामात काफी हैं, और अगर काफी हैं तो क्या पहले इंतजामात नहीं हो जाने चाहिए थे? विस्तार न्यूज के पहुंचने के बाद ये इंतजाम होने चाहिए थे। दिलीप से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देख लीजिए ये 2 तस्वीरें, 9 अप्रैल की तस्वीर और ये आज की तस्वीर। पोल दिखाई दे रहे हैं, फेंसिंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फेंसिंग में अभी भी बाड़े दिखाई दे रहे हैं। 9 अप्रैल की तस्वीर के बाद आज की तस्वीर में यह बदलाव हुआ है। दिलीप से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा मौके से दिलीप के साथ जुड़ेंगे और आपको तमाम वो बदलाव दिखाएंगे जो बदलाव हुए हैं। लेकिन बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं सिस्टम के ऊपर, प्रशासन के ऊपर कि क्या ये 9 अप्रैल से पहले जो आज ये काम हुए हैं, आज से पहले अगर हो जाते, 12 अप्रैल से पहले, तो क्या 12 मासूम जिंदगियां नहीं बच पाती? 12 तारीख को जो काम हुए हैं, क्या वो 9 तारीख से पहले होकर 12 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती थी? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दिलीप हमारे सहयोगी है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करें, लेकिन दिलीप ने एक रिपोर्ट भी बनाई है, जरा वो भी देख लीजिए, फिर उसके बाद दिलीप से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी क्षेत्र में एक बस हादसा होता है जिसमें 12 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं दूसरे दिन सुबह 7 बजे विस्तार न्यूज जिस जगह पर बस हादसा हुआ था वो उस सड़क की खामियां बताया था। विस्तार न्यूज ने सबसे पहले ये बताया था कि इस सड़क पर ना तो इस तरह से बैरिकेड लगे हैं, ना ही बिजली के खंभे लगे थे। आज मैं
इस वक्त 12 तारीख को फिर इस जगह पे पहुंचा हूं और यह दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, अगर समय रहते प्रशासन जाग जाता और जो आज ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं और ये बिजली के खंभे लगाए गए हैं, अगर वो पहले लगा लेता तो शायद ये रिपोर्ट आप देख रहे थे दिलीप की। दिलीप अभी वहीं पर खड़े हैं जहां पर ये बदलाव हुआ है। दिलीप, क्या ये इंतजामात काफी हैं? और अगर ये इंतजामात पहले हो जाते तो 12 लोगों की जिंदगी नहीं बच जाती? नीतीश, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था। मेरी जो अभी रिपोर्ट चल रही थी उसमें यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तब कहीं ना कहीं जाके जो स्थानीय प्रशासन है और जो उससे जुड़े जो लोग होते हैं वो जागते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि उसी जगह पर कई हादसे पहले भी हो चुके थे, लेकिन इतने बड़ी संख्या में लोगों की मौतें नहीं हुई थी। इस वजह से कोई इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा था। लेकिन जब बड़ी संख्या में उसी जगह पे मौत हुई तब प्रशासन जागा है। और जब विस्तार न्यूज ने सबसे पहले 10 तारीख की सुबह 7 बजे बताया। दिलीप नजर बनाए रखिएगा, आपकी यही सक्रियता जरूरी है। आपकी सक्रियता को साधुवाद। आपने जो रिपोर्ट भेजी उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और आप नजर बनाए रखिए, वक्त कम है, बस्तर जाना है, छत्तीसगढ़ की बात चल रही है। बस्तर में राहुल गांधी आने वाले हैं, रिपोर्ट देख लीजिए। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, वैसे वैसे नेता दोगुनी ताकत के साथ जनता को साधने में जुट गए हैं। 19 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर मतदान है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी 13 अप्रैल को बस्तर आ रहे हैं। राहुल जगदलपुर में आम जनता को संबोधित करेंगे। जगदलपुर में राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट भी छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। सचिन पायलट जगदलपुर में राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे और राहुल गांधी की सभा में मौजूद रहेंगे। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बस्तर के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राहुल बस्तर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के पक्ष में वोट मांगेंगे। राहुल गांधी की इस सभा में कुछ राष्ट्रीय नेताओं के पहुंचने की भी उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर कन्हैया कुमार भी 13 अप्रैल को बिलासपुर लोकसभा सीट के मस्तूरी में सभा करने वाले हैं। इन सभाओं से चुनाव में क्या परिणाम मिलेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात तय है कि इन सभाओं के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मी अभी और बढ़ने वाली है। सीधा बस्तर चलते हैं। संजय, आप एयरपोर्ट में खड़े हैं और सचिन पायलट आ गए हैं, इस पर बात बाद में करेंगे, लेकिन बता दीजिए राहुल गांधी कल आ रहे हैं बस्तर पर, 19 को चुनाव है, क्या मायने हैं, क्या कुछ बोलेंगे राहुल, क्या होंगे मुद्दे? देखिए, लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राहुल गांधी की पहली सभा है बस्तर में। 19 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है। इससे पहले मोदी बस्तर से होके जा चुके हैं और उनकी क्योंकि सभा की तैयारियों के लिए आज सचिन पायलट जगदलपुर पहुँच चुके हैं। मेरे बगल में तस्वीर भी देखिए, सीएम साय भी पहुँच चुके हैं। उनका आज रोड शो है। इधर अगर आप दूसरी ओर देखें तो ये एक वाहन जो दिखेगी आपको, ये वाहन, इस वाहन में सवार होकर वो आज रोड शो करेंगे जगदलपुर में। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि कल राहुल गांधी पहुँच रहे, कुछ देर पहले सचिन पायलट पहुँचे इस एयरपोर्ट पे और अब सीएम साय भी यहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ देर में वो रोड शो करेंगे। अब देखिए राहुल गांधी की इस सभा के मायने क्या हैं, आपने ये पूछा। कांग्रेस जो लगातार टूट की शिकार हो रही है, कांग्रेस जो लगातार जो कांग्रेसी बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी की सभा के मायने ये हैं कि वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में फिर से विश्वास जगा पाएं कि उनकी पार्टी में ही लोग रहें, विश्वास करें कि हो सकता है उनकी सरकार आ जाए। तो ऐसे में राहुल गांधी के यहाँ आना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब तक राष्ट्रीय स्तर का कोई भी नेता बस्तर नहीं पहुंचा है और 19 तारीख को ही यहाँ पर वोटिंग होनी है। बिल्कुल, तो नीतीश इस सभा के बिल्कुल संजय नाराज मत होइएगा, मायने आपने समझा दिया, सब कुछ इतने कम समय में बता दिया, लेकिन वक्त कम है, आगे किसानों की बात करनी है। आगे बढ़ते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया करके जाता हूं। फिर जुड़ूंगा, फिर मुखातिब हूंगा जब भी नई खबर आएगी। बच्चा आपने देख लिया, सियासत देख ली, जहां जो खबर चल रही है हर जगह आपने विस्तार न्यूज को देख लिया। अब बात किसानों की। आशीष दुबे ने एक रिपोर्ट बनाई है, वो देख लीजिए, फिर आशीष का रुख करेंगे सीधे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बेमौसम हुई बारिश, आंधी तूफान का मार किसान झेल रहे हैं। बड़े पैमाने पर गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है।
क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो तो खर्चा वसूल करना मुश्किल है, कटाई खर्चा वापस नहीं आना चाहिए। आशीष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष, बताएं किसानों को, अन्नदाताओं को क्या परेशानी जा रही है बिलासपुर में? नीतीश, छत्तीसगढ़ में किसान परेशान है, ये बहुत बड़ी लाइन है, क्योंकि सरकारें जो है किसान ही तय करती हैं। बड़ी बात यह है कि जो बेमौसम बारिश हुई है और हवा और आंधी चली है, उससे जो है गेहूं की फसल और धान की फसल पर यहाँ बुरा नुकसान हुआ है। आपने आज 10 गांवों का दौरा किया है लगभग, जिनमें पौसरा, भरारी, गतौरी और सिमरताल जैसे गांव शामिल हैं। यहाँ के किसान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि उनकी खेतों में खड़ी जो फसल है वो खराब हो गई है, काला पड़ता जा रहा है, उनमें कीड़ा आता जा रहा है, और ये सब कुछ बारिश के कारण हुआ है। ये बारिश यदि आगे भी इसी तरह का रुक रहा तो बड़े पैमाने पर उन्हें नुकसान होगा, और वे सरकार से अब गुहार भी लगाने लगे हैं कि अब उस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें मुआवजा मिल जाए, यानी या फिर आगे वाले समय में उन्हें कुछ और जो उनकी समस्या है वो दूर हो। नीतीश। आशीष, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन आया है, कुछ इनकी मदद गुहार कोई सुना है? आशीष जी नीतीश, फिलहाल तक तो अभी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो गई है। असल में लोकसभा चुनाव है तो पूरा अमला, पूरा प्रशासन जो है चुनाव की तरफ ज्यादा रुख अमला जुड़ा हुआ। आशीष, माफी चाहते हैं, आज खबरें बहुत ज्यादा है और वक्त कम है, लेकिन आपने शानदार रिपोर्ट भेजी है और दर्शकों ने देखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो यहां तक थी छत्तीसगढ़ की खबरें, और अब बारी है मध्य प्रदेश की, बारी है आपके हृदय प्रदेश की, बारी है आपके दिल की धड़कन की। बाढ़ आ गई है, बाढ़, लेकिन पानी की नहीं, कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी में जाने की बाढ़ आई है। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर सहयोगी से बात करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले फिर झटका लगा है। कई कांग्रेसी नेताओं ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी में आने वाले नेताओं में सबसे पहला नाम सुर्खी से पूर्व विधायक पारुल साहू का है, जिन्होंने भोपाल के बीजेपी दफ्तर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये खास बात तो ये है कि हम सब मूल रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता भले ही, लेकिन देश सेवा का काम करना चाहते। राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम, और सेवा के माध्यम के कारण से हमको लगता है कि देश सेवा का सही मार्ग कौन सा है, लेकिन जान करके अनजाने से जो गलतियां हो रही थी उसको आज के समय में भी सुधार कर कई मित्र आ रहे हैं, और मैं उनका अपने भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई पारुल साहू ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत भी की है। उन्होंने कहा है कि मेरी घर वापसी हुई है, मैं अपने घर में वापस आई हूं, अपने परिवार के लोगों के साथ मैं फिर से पार्टी में मिलकर काम करूंगी। पारुल साहू के अलावा कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री शेर सिंह यादव और छिंदवाड़ा के जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी का पार्टी में स्वागत किया है। लोकसभा चुनाव से पहले अन्य दलों के नेताओं के बीजेपी में आने की बाढ़ सी आ गई है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि लगातार कांग्रेस और अन्य दलों के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, जबकि उन्हें संकट के मौके पर अपने अपने दलों का साथ देना चाहिए। डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, तमाम दिग्गज मौजूद हैं, और देखिए कैसे सदस्यता ली जा रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की। इसको देखकर तो यही कह सकते हैं कि भाई बाढ़ आ गई है। बाढ़ का कारण बताएंगे हमारे अंचल शुक्ला सहयोगी, सीधा भोपाल से जुड़ गए हैं। राजनीति पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है, मध्य प्रदेश की सियासत में क्या कुछ चल रहा है अंचल के पास ही हर चीज का जवाब है। अंचल बताएं। नीतीश, राजनीति में लंबे दिनों तक कोई किसी का दुश्मन या दोस्त नहीं होता है, वही देखने को मिल रहा है। गोविंद सिंह राजपूत ने पारुल साहू को हराया और पारुल साहू ने गोविंद सिंह राजपूत को हराया, ये आप सबने देखा ही। और आज आप देख रहे हैं एक ही मंच पे दोनों नेता, एक ही जगह से आने वाले दोनों नेता, दोनों विधायक रह चुके हैं, एक कांग्रेस से थे, एक भाजपा से थे, और अब ये दोनों भाजपा में शामिल हो गए हैं। और गोविंद सिंह राजपूत कह भी रहे हैं कि ये दुपट्टा पहनाने के साथ ही
हमारे बीच में सारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं और हम सब एक हो जाते हैं। उनका कहने का तात्पर्य था भारतीय जनता पार्टी का वो अंग वस्त्र जो उनको शामिल कराते वक्त पहनाया जाता है, उसको पहनाने के साथ ही हमारे बीच में सारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं। और वो दिख रहा है, जो अभी तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, शह और मात का खेल इनके बीच में चला, आज वही देखिए एक मंच पर और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पारुल साहू कह भी रही हैं कि मुझे अपने घर में वापसी करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं वहां पर उसकी विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा से अपने आप को जोड़ नहीं पा रही थी। मुझे घर वापसी करनी ही थी और मैं घर वापस आ गई। और अब ये दोनों नेता समझ में नहीं आ रही, जब से जीतू पटवारी के हाथ पर कमान आई है तब से बाढ़ सी आ गई है। भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बीजेपी ज्वाइनिंग टोली इतनी सक्रियता से काम कर रही है। क्या ऐसी वजह है, क्या रीजन है, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या है ऐसा? नीतीश, अब इसके लिए जीतू पटवारी को आप दोषी मान लीजिए या नरोत्तम मिश्रा जो ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं उनकी महाभारती को समझ लीजिए कि वो जितने काबिल और जितने मतलब काबिल माने जाते हैं, पार्टी ने जब भी और जैसी भी उन्हें जिम्मेदारी दी है उसका उन्होंने बखूबी पालन किया है। और इस बार भी उन्होंने एक आंकड़ा लिया था, 2 लाख 4 लाख लोगों को शामिल कराएंगे, वो आंकड़ा 4 के पार पहुंच चुका है। और लगातार अभी कह रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वार खुले हुए हैं, जिसको आना है आ जाओ भैया। रामकाज में सारे लोग लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और लोगों के पास एक ही बहाना है, जो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में गए थे वो कह रहे हैं हम घर वापसी कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी से आ रहे हैं उन्हें शिवराज सिंह चौहान विभीषण तो कह ही रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं भैया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जब से कांग्रेस पार्टी ने ठुकराया, इसकी विचारधारा हमें समझ में नहीं आई और अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए हैं। तो ये तो लगातार चल रहा है। और चुनाव में ऐसा देखने को मिलता है, देश के लिए चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल कराने का काम मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है अंचल की ये पहली बार देखने को मिल रहा है। अंचल, आप जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। वक्त का मैं माफी चाहूंगा, नाराज मत होइएगा, आपकी नाराजगी झेल नहीं सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बात करेंगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश का दौरा किया है, सीधी पहुंचे, छिंदवाड़ा पहुंचे, हमला बोला। क्या कुछ हमला बोला, सीधे देख लीजिए जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में क्या हमला बोला। हमारे विपक्षी नेता, ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो इंडी अलायंस है, ये बौखला गए हैं। इनको हार सामने निश्चित दिख रही है, ये हारी हुई लड़ाई लड़ रहे और बौखलाहट में मोदी जी को पता नहीं क्या 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 किस किस्म की गालियां बक रहे। ये जो इंडी अलायंस है, ये जो गठबंधन है, ये 2 बातों का गठबंधन है। एक, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और ये सब कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए। अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक तरीके के पंख वाले चिड़िया एक जगह इकट्ठी होती है। ये सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठे हो गए। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, उन्होंने हमला बोला है, करारा हमला बोला है। दुर्गेश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधा जबलपुर से जुड़ गए हैं। जैसे मैंने बोला, दुर्गेश की सक्रियता आप लगातार देख रहे हैं, क्या मंडला, क्या छिंदवाड़ा, क्या बालाघाट, क्या जबलपुर, क्या सीधी, क्या सिवनी। दुर्गेश, जेपी नड्डा आए हैं, फिर से आए हैं महाकौशल के अंचल में, क्या हमला बोला है उन्होंने? और छिंदवाड़ा में हलचल करके चले गए। छिंदवाड़ा वो सीट है जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है और छिंदवाड़ा को लेकर लगातार बीजेपी इस बार बेहद सक्रिय है, क्योंकि कमलनाथ के किले को ढहना है। और जब ढहना है तो फिर हर एक कार्यकर्ता, चाहे फिर वो बूथ स्तर का हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों ना हो, सीधे तौर पर छिंदवाड़ा के मैदान पर उतर रहे हैं और लगातार परिवारवाद को लेकर निशाना बना रहे हैं। क्योंकि देखिए, 40 साल से छिंदवाड़ा में कमलनाथ राजनीति कर रहे हैं, सांसद की सीट पर जीतते हुए हैं। आज तक कोई भी बीजेपी का कोई दिग्गज नेता कमलनाथ के इस किले को नहीं ढह पाया, उनको नहीं हरा पाया। लेकिन इसके साथ साथ एक बात जरूर रही जो बीजेपी लगातार उठा रही है, कमलनाथ ने कभी भी टिकट अपने परिवार से बाहर नहीं जाने दी। जब उपचुनाव हुआ तो अपनी पत्नी को लड़वाया, जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो अपने बेटे को लड़वाया। और यही एक बड़ा मुद्दा है जिसे बीजेपी लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को
को सुना रही है, कांग्रेस की छिंदवाड़ा की जनता को वहां पर सुना रही है और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। और यही बात आज जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कही कि इंडिया गठबंधन में जितने भी लोग हैं वो सभी केवल परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, बिहार की बात हो या फिर राजस्थान और बाकी दूसरे राज्यों की बात हो, जिस तरीके से एक नेता अपने परिवार के लोगों को ही या तो सीएम बनाना चाहता है या पीएम बनाना चाहता है, और कहीं इसी बात को लेकर उन्होंने छिंदवाड़ा की एक नारा जरूर दिया उन्होंने कि बदला है वक्त और अब छिंदवाड़ा में भी बदलाव की जरूरत है। तो सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं दुर्गेश बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। और देखिए परिवारवाद पर क्या विश्लेषण है, परिवारवाद की बात क्यों की नड्डा ने, दुर्गेश ने समझा दिया। दुर्गेश इजाजत दुर्गेश अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो दुर्गेश बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी आपको खबरें दिखाना है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन विस्तार न्यूज है, हम डटे रहेंगे और आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक 10 में से 7 साल अप्रैल माह में बारिश हुई है और इस बारिश ने मध्य प्रदेश में कहर बरपा दिया है। किसान परेशान है, अन्नदाता हालाकान है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवेदनशीलता दिखाई है। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर सहयोगी का रुख करेंगे। अप्रैल महीने में मध्य प्रदेश में आंधी बारिश का ट्रेंड सा बन गया है। पिछले 10 में से 7 साल अप्रैल महीने में बारिश हुई है। इस बार भी ऐसा ही मौसम है। पिछले 5 दिन से पूरे प्रदेश में बादल, बारिश, आंधी, आकाशीय बिजली गरजने या चमकने या ओले गिरने का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 36 जिलों में कहीं आंधी बारिश तो कहीं ओले का रेड अलर्ट जारी किया था। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश और ओले का दौर जारी रह सकता है। हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर और अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। मौसम की मार से कई जगहों पर किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिसे देखते हुए बारिश से खराब हुई किसानों की फसलों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवेदनशीलता दिखाई है। सीएम ने कहा है कि अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसका सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि किसानों की हर मुश्किल में सरकार हमेशा उनके साथ है। ये जो असमय वर्षा हो रही है, इस असमय वर्षा के बावजूद भी हमने किसानों का लिए प्रशासन को निर्देश जारी किए कि हर हालत में किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। उनका अपना जो गेहूं भीग गया तो थोड़ा सा चमक भी निकल जाएगी, तब भी हम उसको खरीदेंगे। किसी भी कष्ट में सरकार सदैव किसानों के साथ खड़ी दिखाई देगी, वो निर्णय हमने किया है। तो मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई है और कहा है कि चमक भी घट जाएगी तब भी हम मुआवजा देंगे। अनिल गौर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनिल, किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ी संवेदनशीलता दिखाई है, मौसम की मार जरा संक्षिप्त में बता दीजिएगा और बताइएगा कि अब किसानों को राहत है, अधिकारी कर्मचारी पहुंचने लगे हैं सर्वे के लिए जहां जहां डैमेज हुआ है। बिल्कुल, देखिए एक सप्ताह से पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर चंबल अंचल में बेमौसम बारिश और कुछ ओलावृष्टि हुई है। उसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो किसानों की फसल है वो बर्बाद हो गई है। और इसको लेकर विस्तार न्यूज ने कल जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं ऐदल सिंह कंसाना, उनसे भी बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जहां जहां बारिश से फसल बर्बाद हुई है उसका सर्वे किया जा रहा है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर उनको भी निर्देश जारी कर दिए हैं और तत्काल सर्वे के बाद सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि अभी की स्थिति अगर बात करें ग्वालियर चंबल अंचल की, तो जिस तरीके से मौसम काफी बदला हुआ है, बादल छाए हुए हैं और संभावना यही है कि आंधी तूफान के साथ बारिश भी हो सकती है। वहीं मौसम वैज्ञानिक भी ये कह रहा है कि अभी कुछ दिन तक यही हालात रहने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अलावा ग्वालियर चंबल अंचल में जो पश्चिमी विक्षोभ है, वो सिस्टम है, वो लगातार बन रहा है और यही कारण है कि आंधी तूफान के साथ हल्की फुल्की बारिश के साथ साथ ओले के गिरने की भी संभावना काफी अधिक है। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए। लेकिन जुड़े रहिए। जीवन दायिनी स्वर्ण रेखा नदी की बात करनी है। ग्वालियर की जीवन दायिनी नदी स्वर्ण रेखा को लेकर 6 महीने से लगातार हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई चल रही है, लेकिन नगर निगम अपनी कार्रवाई बता नहीं रहा। क्या कुछ किया है, सब कुछ घालमेल लग रहा है। कोर्ट ने फटकारा है, जमकर फटकारा। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर अनिल से बात करेंगे।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में ग्वालियर शहर की जीवनदायिनी स्वर्ण रेखा नदी के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट की डबल बेंच के जस्टिस रोहित आर्य ने साफ शब्दों में कह दिया कि जिस तरह का रवैया नगर निगम में अफसरों का है, उसके बाद वे अब ये मामला सीबीआई को सौंप देंगे, क्योंकि नगर निगम के अफसर धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। निगम के अधिकारी हाईकोर्ट में आकर झूठ बोल रहे हैं, सबको जेल भेज दिया जाएगा। अमृतकाल का ये लोग स्वर्ग दिखाकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। के लिए ही प्रयास कर पाएगा, कानून में समाधान ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहीं बेंच ने निगम से 5 बिंदुओं पर रिपोर्ट भी तलब की है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि अगर वो इस रिपोर्ट से असंतुष्ट हुए तो मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। नगर निगम के अधिकारियों के यहाँ भी तो पानी पहुंचता होगा अनिल, कि उनके यहाँ महंगे महंगे बड़े बड़े फिल्टर लगे हैं। जो स्वर्ण रेखा नदी से इस लेवल की छेड़खानी हो रही है कि कोर्ट ने इतनी तगड़ी फटकार लगाई है। बिल्कुल, देखिए नितेश, इस पूरे मामले से पहले स्वर्ण रेखा नदी के इतिहास के बारे में मैं बता देता हूं, क्योंकि ये स्वर्ण रेखा नदी मध्य प्रदेश की इकलौती कृत्रिम नदी है और यह सिंधिया रसदकालीन में बनाई गई थी और इसे लंदन की थेम्स नदी की तर्ज पर बनाया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि शहर को स्वच्छ जल आम लोगों को मिल सके। लेकिन हालात कुछ दशकों से ऐसे हैं कि इस नदी में स्वच्छ पानी की जगह गंदे नाले का पानी बह रहा है। शहर के 1 सैकड़ा से अधिक ऐसे बड़े नाले हैं जो इस स्वर्ण रेखा नदी में जा रहे हैं। यही कारण है कि पिछले 6 महीने से लगातार इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी और उसके बाद लगातार इस याचिका पर सुनवाई हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट लगातार इस पूरे मामले को लेकर निगम के जो अधिकारी हैं उनको फटकार लगा रहा है, लेकिन अभी तक नगर निगम के अधिकारियों ने ठीक तरीके से जो रिपोर्ट है वो तलब नहीं कर पाई है। और यही कारण है कि आज फिर हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं रोहित आर्य, उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आपने ये सुधार नहीं किया तो कहीं ना कहीं बात हुई है। इस आदेश के बाद नगर निगम के अधिकारियों का क्या कहना है? वो अभी भी अपनी जो स्थिति है वो यथास्थिति बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में नगर निगम के अधिकारी कुछ भी बोलने से के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जब मामला कोर्ट में आता है और कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो अब ये अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो ढील बनाए हुए हैं। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कोर्ट का मामला है, संवेदनशील मामला है, लेकिन विस्तार न्यूज उसी संवेदनशीलता के साथ आपके सामने रखता है। आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश में चलेंगे। जमकर सियासत हो रही है भैया। क्यों? शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं? सोनिया गांधी पर निशाना साध रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिग्विजय सिंह पर हमला बोल रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय नकुल नाथ पर हमला बोल रहे हैं। तीनों ने क्या हमला बोला वो देख लीजिए, फिर उसके बाद श्याम सिंह तोमर जी के पास चलेंगे। जो उनकी सर्वश्रेष्ठ नेत्री चुनाव नहीं लड़ रही, सोनिया मैडम ने मैदान छोड़ दिया रायबरेली। बताओ, जहां से इंदिरा जी लड़ी वहां कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं है। कांग्रेस के अधःपतन की पराकाष्ठा है ये। अमेठी में जहाँ राहुल बाबा चुनाव लड़ते थे वही उम्मीदवार नहीं है, राहुल को चले गए छोड़ छाड़ गए। तो शिवराज सिंह चौहान ने सीधा सोनिया गांधी पर हमला बोला है और अब आगे देखिए कि कैलाश विजयवर्गीय और डॉक्टर मोहन यादव ने क्या हमला बोला है। आज का अति तो तब हो गई जब भगवान राम का विरोध करते हैं और कल जाकर के दुआ करते हैं। एक तरफ मंदिर का विरोध करते, दुआ करते, दोनों दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा। को नोट तंत्र के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। नकुलनाथ जी बिल्कुल घबरा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, मोदी जी की आंधी चल रही है और मुझे लगता है कि उनको हार बहुत साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए उन्होंने अब नोट तंत्र का सहारा ले लिया। कहीं बर्तन बांट रहे हैं, कहीं शराब बांट रहे हैं। इस प्रकार लोकतंत्र को नोट तंत्र के माध्यम से खरीदने की नकुलनाथ कोशिश कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि उनके जहां पर वो ठहरे हुए उस घर की जांच करना चाहिए। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि बोरों में नोट भरे हुए हैं, लोगों को बुला बुला के और नोट बांट रहे हैं। ठीक है, तीनों बयान आपने सुने। श्याम सिंह तोमर जी हमारे स्टेट ब्यूरो जुड़ गए हैं। श्याम जी, बयानों की विवेचना समझूं या कांग्रेस के स्टार प्रचारक कहां है, उनका हमला कहां है, ये समझूं? आप ही फैसला कर लीजिए और आप ही बता दीजिए। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि आपसे पूछ पाऊं। देखिए नितेश, हमको ये लगता है कि ये जो बयान
इसी तरह से चलने वाले हैं। अभी समय ही ऐसा है कि जिसमें बयानों के जो तीर हैं उनसे एक दूसरे को घायल किया जाएगा। अभी इस पूरे मामले में जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि छिंदवाड़ा पर फोकस है और छिंदवाड़ा को लेकर भाजपा को जो भी मिल पा रहा है उसको अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो चूक हुई और उसमें कांग्रेस के जो नेता हैं स्थानीय, उनके पास से जो पैसा बरामद हुआ, उसके बाद से भाजपा को हमलावर होने का मौका मिल गया और उन्होंने किया भी वही। उन्होंने तत्काल इस मुद्दे को लपक लिया और उस पर जो ये कह दिया कि ये नोट तंत्र लोकतंत्र पर हावी होने की कोशिश कर रहा है और हम इसको संवेदनशील केंद्र घोषित करने की मांग करेंगे। जो साथ में निर्वाचन को ये कहेंगे कि लगातार जो है निगरानी बनाई जाए, जिन ठिकानों पर कमलनाथ और उनके लोग ठहरे हैं उन पर जो है छापामार कार्रवाई हो, उन पर जो है ये देखा जाए कि वहाँ क्या और इसी तरह के नोट रखे हुए हैं जो बांटने हैं भविष्य में। श्याम जी, अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज अब चौतरफा हमला कर रहे हैं, बिल्कुल रेपुटेशन में, इस बयान में, उस बयान में, जहां जो कुछ मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से थोड़ा सा धीमा धीमा सा माजरा नजर में आ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस देखिए जिस तरह से हमको दिखाई देता है कहीं भी एकजुट नहीं है। अगर इस मामले में भी देखा जाए तो कमलनाथ अपना जो है किला बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दिग्विजय जो है वो अपनी गढ़ी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा जीतू पटवारी जगह जगह जो है किला लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये घेमेबंदी जो है वो कब खत्म होगी हमको समझ में नहीं आता। यही वजह है कि बीजेपी के जो वार हैं, उसके जो प्रहार हैं, उसका जो प्रभाव दोगुना चौगुना दिखाई देता है हमको। नितेश जी जी, श्याम जी, अगर बात की जाए जरा सा जो मुद्दा है, नोट वाला मुद्दा है, उसमें कैलाश विजयवर्गीय हावी हुए हैं, थोड़ा सा उसको बता दीजिए। उसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है और जानकारी की तकरार है। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा कि इससे ठीक एक दिन पहले जब उनका बयान आया तो स्थानीय जो कांग्रेस के नेता हैं जो कि सिपा सलार हैं नाथ के, उनके पास से जो है बरामद हुई एक राशि। तत्काल जो है बीजेपी ने जो है तय किया कि इसको मुद्दा बनाना है। मुद्दा इस तरह से बनाया गया कि कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में नोट तंत्र जो है हो गया है, शराब जो है वो दिए जाने वाली है मतदाताओं को और इसी तरह से और उपहार भी दिए जाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत संवेदनशील मुद्दा है, हम इस पर जो है निर्वाचन के पास जाएंगे और उनको ये शिकायत करेंगे कि ये संवेदनशील, ये छिंदवाड़ा सीट जो है इसी लाइन का कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग तक भी अब भारतीय जनता पार्टी पहुंचने की तैयारी में जुट गई। इसीलिए श्याम जी मैंने व्याख्या ली आपसे, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है कांग्रेस के ऊपर। राजनीति देख लिया आपने, सब कुछ देख लिया, किसानों का हाल देख लिया, जो कुछ भी है, देश है, दुनिया है, प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, सब देख लिया। और अब बारी है आईपीएल की। आईपीएल का 26वां मुकाबला आज लखनऊ में है, एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मुकाबला थोड़ी देर में शुरू होगा। बेहद रोमांचक होने वाला ये मुकाबला। दोनों टीमें तैयार है और सूर्यांश भी तैयार है। रायपुर से हमारे सहयोगी सीधा उनका रुख करते हैं। सूर्यांश, क्या अपडेट है? मैच को लेकर काफी उमंग उत्साह नजर आ रहा है। कल का भी मैच बहुत रोचक हुआ था, यह भी पता चला है। कल का मैच तो नितेश शानदार हुआ था। सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की, धागा खोल दिया था। और बता दूं, जिस तरीके से दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा गरमाई रहती है, आज का भी मैच गर्म और तगड़ा होने वाला है। दोनों टीमें तैयार हो चुकी हैं और कुछ ही देर में टॉस होगा। आपको बता दूं कि लखनऊ सुपर जायंट्स के पास आज मौका है नंबर 1 होने का, और वहीं दूसरी टीम है जो सबसे नीचे है पायदान में। लखनऊ एक मैच हारे हैं, दिल्ली सिर्फ एक मैच जीती है, तो दिल्ली के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। तो ऐसे में डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, हमारे तगड़े बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत सब फॉर्म में, सब अच्छा कर रहे हैं। अक्षर पटेल की गेंदबाजी देखने को आज मिलेगी, क्योंकि लखनऊ के पीछे टिकाना स्टेडियम गेंदबाजों को फेवर करती है। तो ऐसे में अक्षर पटेल अपना कुल मिलाकर आज सारा दारोमदार गेंदबाजों के ऊपर रहेगा और बैट्समैनों की भी चुनौती देखी जाएगी। ऋषभ पंत चोट से उबरने के बाद तैयार है, मुस्तैद है। सूर्यांश, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए शुक्रिया। सियासत की तरह ही लखनऊ और दिल्ली की जिस तरह सियासत गर्म है, उस तरह उम्मीद है कि इस मैच की भी सियासत गर्म होगी। इस मैच में भी जमकर चलेंगे बल्ले, जमकर चलेंगी गेंद। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके शहर, आपके रिपोर्टर में जुड़ने के लिए, तमाम खबरें देखने के लिए। हर शाम पहुंच जाया करिए, इसी तरह फटाफट अंदाज में आपको ये सारी खबरें दिखाएंगे, आपके रिपोर्टर के पास जाएंगे और उसका विस्तार भी बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।